नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। कर्नाटक में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने के बाद वहां के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान बदलने की तरफ इशारा कर दिया है और जिस बयान से बवाल मच गया है, और इसी बयान पर बवाल से आज पूरा दिन संसद में हंगामा भी हुआ और बीजेपी कह रही है कि संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। रक्षा करने वाला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। जिस संविधान की कॉपी लहरा लहरा कर चुनाव के दौरान राहुल गांधी बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रहे थे, उसी संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस गले तक घिर गई है। क्योंकि पहले तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिम आरक्षण दे दिया और इसके बाद न्यूज 18 इंडिया के मंच पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन की तरफ इशारा कर दिया, जिस पर संसद से सड़क तक संग्राम छिड़ गया। मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे, अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे। बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदलेगा। ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। संवैधानिक पद पर बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये हम मंजूर नहीं हो सकता है। मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं, आप अपना पोजीशन क्लियर करो, उसको तुरंत बर्खास्त करो। मामला बिगड़ता देख खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मोर्चा संभालने आए। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और भेड़िए का असली चेहरा सामने आ गया। ये हिडन एजेंडा कांग्रेस का आया है। आने वाले दिन में इन लोगों ने योजना बना ली है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। वो हिंदुस्तान का बंटवारा पुनः चाहते हैं क्योंकि राहुल गांधी अनफिट है, पॉलिटिकली अनफिट है। I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. पिछले साल अमेरिका में राहुल गांधी ने भी आरक्षण पर एक बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने यह आरोप लगाया था कि राहुल गांधी दलितों और ओबीसी का आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। We will think of scrapping reservations when India is a fair place. We will think of scrapping reservations when India is a fair place. सवाल है कि हिंदू एकता वाले मंत्र की काट ढूंढने में जुटी कांग्रेस अब खुलकर मुस्लिम आरक्षण का दांव खेल रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, मुस्लिम आरक्षण संविधान पर रण। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मुस्लिम आरक्षण के नाम पर कांग्रेस के छल का विश्लेषण। आंध्र प्रदेश, साल था 2004, 12 जुलाई 5% मुस्लिम आरक्षण देने का दावा। 21 सितंबर 2004 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश को रद्द किया। 7 जुलाई 2007 आंध्र प्रदेश पिछड़ा आयोग की सिफारिश पर फिर 4% मुस्लिम आरक्षण को मंजूरी दी। 8 फरवरी 2010 को इस फैसले को आंध्र हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताया, यानी निरंतर 2004 से प्रयास चल रहा है। अब 22 दिसंबर 2011 में आते हैं। आंध्र प्रदेश में 4.5% मुस्लिम आरक्षण लागू। 22 मई 2012 4.5% आरक्षण कोटा रद्द किया गया। 13 जून सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक से इंकार कर दिया। 2009 में चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी के आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को आरक्षण का वादा किया था 2009 में भी, और 2009 में पूरे देश के चुनाव के लिए, पूरे देश में जो चुनाव हुआ यानी नेशनल इलेक्शंस में वादा किया था। अब कर्नाटक में जो करंट मामला है वो क्या है? सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया गया है सीधे सीधे।
डीके शिव कुमार ने मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान संशोधन का इशारा किया है। यह अपने आप में बड़ी बात है और बड़ा सवाल यह है, क्या मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस संविधान की आत्मा पर प्रहार कर रही है, जो बीजेपी प्रश्न उठा रही है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ हैं, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, मेरे साथ लेफ्ट के नेता हैं, मेरे साथ सुनील यादव हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आदिल हसन जुड़ेंगे, प्रवक्ता AIMIM के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव, मेरा शुरुआती सवाल आपसे है और 50 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मुस्लिम आरक्षण किस कीमत के ऊपर, ओबीसी का आरक्षण काटकर आप मुसलमानों को देना चाहते हैं, ये बार बार आरोप लग रहे हैं और अब तो एक डिप्टी सीएम ये औपचारिक रूप से कह रहे हैं। जी देखिए, डिप्टी सीएम साहब तो बैकआउट कर चुके हैं। उन्होंने तो सीधा क्लैरिफिकेशन दे दिया कि मैंने तो इसको इस कॉन्टेक्स्ट में कहा ही नहीं। और श्री जयराम रमेश ने विशेषाधिकार हनन का मोशन पास किया है करण रिज्जू साहब के अगेंस्ट, और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी यही कहा है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज की बात तो नहीं कही है। ये तो कोई पहली बात। लेकिन दूसरी बात यह है कि आफ्टर ऑल इस देश के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, जो मेजॉरिटी में 90% दलित हैं, जिन्होंने तंग आकर के इस्लाम को अपनाया था, जिनको एक रिलीजियस फ्रीडम जरूर मिली लेकिन इकोनॉमिकली बहुत ही बैकवर्ड हैं, उनके लिए कुछ तो हमें करना होगा और कुछ ना कुछ प्रयास सभी सरकारें इंडिपेंडेंस से लेकर के आज तक करती आई हैं। तो कहीं ना कहीं वेलफेयर स्कीम्स की एक जरूरत है। कोटा कई बार लागू करने की कोशिश की गई। तो एक सेकंड विवेक यही रुक जाते हैं। सबने उसको माना। विवेक आपने बोला उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट को बैक ट्रैप कर लिया है और मुसलमान बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए तो करना होगा। तो कर्नाटक के अंदर तो सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया है, आप उसके पक्षधर हैं। डू यू थिंक इट वाज रिक्वायर्ड? जी बिल्कुल। और दूसरी बात मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए अगर संविधान भी बदलना पड़े तो उसके लिए भी आपको लगता है कोई गुरेज नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से अभी इट इज वेरी इमेच्योर्ड। अगर हम ये भी कहें कि डीके शिव कुमार साहब ने ये कहा था तो क्यों कहा था इस स्टेज ऑफ पॉलिटिकल पे सिनेरियो पे, जब लोकसभा के अंदर क्या आपकी स्ट्रेंथ है, ये मेरी समझ के बाहर है। मेरे ख्याल से उनका ये मतलब था नहीं। लेकिन यस, नहीं क्या मतलब था उनका? मैं कोट कर रहा हूं डीके शिव कुमार को, मैं डीके शिव कुमार साहब को कोट कर रहा हूं। मुझे पता है कि कुछ लोग कोर्ट जाएंगे, अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे, बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदलेगा, ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। उन्होंने क्लियर कट कहा कि मुस्लिम आरक्षण के मामले में अगर संविधान इसको रोकेगा तो इसको बदला भी जा सकता है। इससे क्लियर क्या बोलेगा एक डिप्टी सीएम? नहीं, अब वो कह रहे हैं कि भाई मेरा ये मतलब नहीं था। अब हमें उनकी बात पे कुछ तो मानना पड़ेगा। खड़गे साहब भी यही कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड भी ये है कि उनके हिसाब से कांग्रेस पार्टी ने तो कर दिया है ना, वो जो 4% सरकारी ठेकों में मुसलमानों को आरक्षण दिया वो भी कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। वो 12 जुलाई 2004 को आंध्र प्रदेश में जो आरक्षण दिया था वो भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। वो तो भलाओ हाईकोर्ट का रद्द कर दिया उसने। देखिए हाँ वो ठीक है, आपको ये मानना पड़ेगा, चाहे वो आपके सीमांध्रा के चीफ मिनिस्टर हो चंद्रबाबू नायडू जो अभी एनडीए में हैं, चाहे वो कर्नाटका की सरकार हो और बाकी भी बहुत से अन्य राज्य हैं जिसके अंदर वेरियस चीफ मिनिस्टर्स बहुत सीरियसली इस बात को सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, वरना ये माइनॉरिटीज कभी भी, इनमें से 90% वो पंचर वाला है, कोई जूस वाला है, कोई फ्रूट वाला है, कोई चाट वाला है, जो एजुकेशनल एक अपलिफ्टमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ था। सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वेरियस स्टेट गवर्नमेंट, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट जो अब तक रही है। तो आप जो है इसको स्टैंड बाय करके छोड़ नहीं सकते। आपको कुछ तो कहीं तो दिमाग लगाना पड़ेगा सबको। अगर नहीं करेंगे आप तो आपका एक वर्ग जो है 20-25 करोड़ जो भी आबादी माइनॉरिटीज की कहेंगे आपने पॉइंट को रखा कि एक वर्ग को अगर ऊपर बढ़ाना है तो आरक्षण देना पड़ेगा और मुसलमान पिछड़े हुए हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आरक्षण की आवश्यकता है तो ओबीसी के कोटे का अगर आरक्षण कट जाएगा और अगर ऑपोजिशन की सरकार आती है दे देगी तो बीजेपी इसमें इतनी हाय तौबा क्यों बचा रही है? अभी तो उनकी सरकार आने नहीं वाली है। देखिए अमीश जी, पहली बात, दर्शकों को बहुत अच्छी तरीके से बात समझनी चाहिए इस देश में क्या नैरेटिव चलाया जाता है। जो लोग ऐलानिया कहते हैं कि हमने 800 साल इस देश में हुकूमत की, मतलब बहुत क्लियर बात है, पिछले 800 सालों में जिनकी हुकूमत रही वो कहते हैं हम मजलूम हैं, हमें रिजर्वेशन चाहिए, ठीक है।
और जिनकी कोई हुकूमत नहीं रही, कहते साहब सारा तो जलवा उन्होंने ही किया था। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, मेरे भाई साफ करो, हम गुलाम थे अगर तो हम अपना निर्णय ले नहीं सकते थे। जब निर्णय नहीं ले सकते थे तो गुलामी के काल में समाज में जो विकृतियां आई उसके लिए हम कैसे जिम्मेदार हैं? नहीं नहीं नहीं, जिम्मेदार तो आप ही हैं। अगर हम जिम्मेदार हैं और हम निर्णय ले सकते थे तो हम गुलाम नहीं हो सकते थे। नहीं नहीं नहीं, गुलाम तो आप थे। ये सोचिए, ये डायलेक्टिज्म में फंसाया जा रहा है। गुलाम इसलिए बता के रखना है कि तुम्हारे मन का ग्लानि भाव बना रहे, और उसके बाद गलतियां भी तुम्ही के ऊपर सिद्ध करनी है। और वो लोग जो ये कहते हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की, अभी क्या बोल रहे थे विवेक जी, यानी जो लोग आपके चैनलों पे ऐलानियां बोल चुके हैं हमीश जी कि लाल किला मैंने बनवाया, कुतुब मीनार मैंने बनवाया, आगरे ताजमहल मैंने बनवाया, वो अब पंचर बनाने लगे। अब ये सोचने की बात है कि जो लाल किला कुतुब मीनार बना रहे थे, अभी विवेक जी कह रहे हैं कोई पंचर बना रहा है, कोई रेवड़ी लगा रहा है। वैसे हम किसी काम को बुरा नहीं मानते, परंतु मैं पूछना चाहता हूं सन 47 तक भी उसमें कितनी मुस्लिम रियासतें थी, जो मैं पहले बोल चुका हूं। ये माइनॉरिटी की बात करते हैं, कोई क्रिश्चियन रियासत थी, कोई यहूदी रियासत थी, कोई पारसी रियासत थी, कोई जैन रियासत थी, कोई बौद्ध रियासत थी, नहीं थी। कोई हुक्मरान वक्त था, कोई निजामुल मुल्क था, कोई बादशाह था, कोई नवाब थे। हाँ, अरे भाई मेरी बात सुनिए ना, सन 47 में भारत में तमाम मुस्लिम रियासतें थी। नवाब पटौदी, नवाब जूनागढ़, नवाब लखनऊ, नवाब रामपुर, नवाब भोपाल और हैदराबाद के निजाम। और मेरे भाई अब वो पंचर कैसे बनाने लगे, जरा मुझे ये बता दो। बिल्कुल ठीक, बहुत साफ मैं पूछना चाहता हूं। नहीं सुधांशु, मेरा एक लाइन। इन्होंने अभी बोला कि अभी तो पार्लियामेंट में कोई मेजॉरिटी, देखिए कैसे बोले विवेक जी, अभी उन्होंने क्यों बोला, किस कॉन्टेक्स्ट में, अभी तो पार्लियामेंट में कोई संख्या नहीं है। यानी ये इंतजार कर रहे हैं जिस दिन पार्लियामेंट पे जयचंदों और मीर जाफरों की मेजॉरिटी होगी, उस दिन हिंदुस्तान में संविधान का कत्ल किया जाएगा। ओके, क्या बोला है, ओके, ये बड़ी लाइन है, ये बड़ी लाइन है। सुनील यादव जिस दिन जयचंदों और मीर जाफरों की मेजॉरिटी होगी, उसी दिन भारत का बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में राजा मुसलमान है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी प्रजा जो मुसलमान है वो रूल कर रही है। आप टेक्निकली गलत हैं सुधांशु। अगर औरंगजेब और हिंदुओं में तो जो रूल भी नहीं कर रहे थे वही गलती कर रहे थे। गजब है साहब, सर एक मिनट सुनिए ना, अगर राजपूत राजा है तो सारे राजपूतों की रूल नहीं कर रहे थे उन्हीं की गलती है। आप गलत बोल, गजब का तर्क है भाई, बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। राजा राजा होता है, आप बिल्कुल फैक्चुअली गलत कह रहे हैं। राजा अगर मुसलमान है इसका मतलब ये नहीं कि सारे मुसलमानों की बल्ले बल्ले। अगर हिंदू राजा है तो इसका ये मतलब नहीं कि सारी की सारी हिंदू आवाम की बल्ले बल्ले। राजा राजा होता है, वो सेलेक्टिव नोबल्स के साथ रूल करता है, कर और खजाने को भरता है। ये हाँ, और मुगलों के अंदर भी राजपूतों का खून था। नहीं तो मुझे ये आप बताइए, राजपूत थी, तो ये मत कहिए आप लोग मुगलों के अंदर राजपूतों का खून था। ये कहना कि साहब मुसलमानों का रूल नहीं था जी। नहीं, मैं तो बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का रूल था, मुसलमान राजा का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वो दलित जिन्होंने इस्लाम अपनाया ये वो न राजा मुसलमान की बात है, ये तो संविधान की बात है। ये संविधान की बात करते करते राजा मुसलमान कहां से आ गया? ओके, ये 800 साल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये एब्सर्ड बात है ना। मैं तो आज में बात कर रहा हूं, मैं 800 साल जा ही नहीं रहा। आज के इस एडिशन के अंदर मैं बात कर रहा हूं आज की। ओके सुधांशु त्रिवेदी, आरक्षण की बात करते करते राजा मुसलमान कहां से आ गया? मैं बता रहा हूं, देखिए फिर देखिए कितना मजेदार। विवेक शांत, सारे दर्शकों से कहूंगा फिर इनका तर्क देखिए। इन्होंने कहा कि राजा हो जाने से कुछ नहीं हो जाता। तो ये बताइए, हिंदुओं में आप जिसको कहते हैं, जिन लोगों को, उनमें तो सिर्फ एक ही कास्ट थी मेजॉरिटी राजा जिसके थे। अरे आप जिस बिरादरी के हैं विवेक श्रीवास्तव जी, कितने कायस्थ राजा थे? फिर कैसे कहा जाता कि कायस्थ बहुत ऊपर चले गए? और कायस्थ जो है वो ऊपर है इसलिए रिजर्वेशन उनको नहीं दूसरों को मिलना चाहिए। जवाब दीजिए ना। एक तरफ तो राजा हो जाए तो बल्ले बल्ले नहीं होती, यहां बगैर राजा हुए बल्ले बल्ले हो गई कायस्थों की। बताओ भाई, जवाब दो विवेक श्रीवास्तव। इसीलिए ये जो फर्जी लॉजिक आप लोग देते हैं ना लेफ्टिस्टों वाले, कि वो दोनों चित भी मेरी पट भी मेरी, और जनता को समझ में आने लगी। मुझे जवाब दे दीजिए। ठीक है, कायस्थों का तो एक भी राजा नहीं था, फिर कायस्थों बल्ले बल्ले कैसे हो गए? ठीक है, आप अरे भाई, हम कोर्टों में काम करते थे, मुंशीगिरी करते थे, चाहे राजपूत राजा थे चाहे कोई भी राजा था, तो हमने एक वर्चस्व बनाए रखा। इसका एक कारण है। और औरंगजेब के कोर्ट के अंदर 30% से ज्यादा के नोबल्स हिंदू थे, 80% से ज्यादा का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हिंदू था। तो यह कहना कि कोई मुस्लिम राजा है तो सिर्फ मुस्लिमों का ही एक बढ़ेगा वर्चस्व, वो भी वो दलित
अनटचेबल्स जिनको कन्वर्ट करके इस्लाम में वो अपने को बचाने के लिए आए। तो ये मैं कह रहा हूं आज के गलत विषय है। पे चर्चा है। ओके लेकिन क्या 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 जो कर्नाटक में हुआ है, 4% मुस्लिम आरक्षण दिया गया है सरकारी ठेकों में, क्या ये सुनील यादव सही है? और बिल्कुल ठीक किया गया जो है। संविधान बदलने की बात है जिसको डीके शिव कुमार कह रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में आपका शासन आएगा, आप भी यही करेंगे? देखिए अमीश भाई, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप डिबेट कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको संशोधन आपकी बातों में करूंगा और थोड़ा संशोधन भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता हैं उनकी बात पर करूंगा। एक तो आपने जब डिबेट ओपन की तो आपने कहा कांग्रेस ने यहाँ आरक्षण दे दिया, यहाँ दे दिया। आपके दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जहाँ योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, वहाँ भी जो मुस्लिम ओबीसी में आते हैं उनको आरक्षण मिलता है। बिहार में जहां नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हैं, वहां भी जो मुस्लिम ओबीसी कैटेगरी में आते हैं उनको आरक्षण मिलता है। वही स्थिति महाराष्ट्र की है। और आपके दर्शक अब चौंक जाएंगे कि गुजरात में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मुसलमानों की कुछ जातियों को पिछड़ी जातियों में डाला और दिल्ली में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से अनुरोध करके उसको राष्ट्रीय कमेटी में भी जो समिति होती है उसमें भी डलवाया। तो जो कर्नाटक में हुआ वो मोदी जी कर चुके हैं, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल बड़ी रहा है, त्रुटि है। बिहार। सुन लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कर्नाटक के अंदर 4% आरक्षण हुआ है मुस्लिम ठेकों के अंदर, और जो आप आंध्र की बात कर रहे हैं वो 5% मुस्लिम आरक्षण देने का दावा था जिसको हाई कोर्ट ने रद्द किया बाद में। देखिए ओके, मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश भाई, मुझे अपनी जब पूरी बात कह लेने दोगे तो हो सकता है मैं वही बात कहने जा रहा हूं जो आप कह रहे हैं जी। देखिए एक बात तो साफ हो जाए, इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण कोई नहीं दे सकता है, ना ही धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान हमारे जो पुरखों ने, बाबा साहब ने, बाकी सब लोगों ने जो संविधान दिया है उसमें नहीं है। एक दूसरी बात, जो संशोधन की बात आई है, संशोधन की बात यह आई, ये आजाद भारत के बाद जब इस देश में संविधान लागू हुआ, भाजपा के बहुत विद्वान साथी बैठे हैं, वो जानते हैं कितनी बार संशोधन संविधान में हो चुका है। संविधान बदल कोई नहीं सकता, लेकिन आप कल्पना करिए कि जो समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, जब नए आंकड़े आ जाएंगे तो स्वाभाविक है कि संशोधन होगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज जो 3%, 4% लोग हैं सरकारी संस्थानों में 90% पर कब्जा है। आज भी वो कौन लोग हैं? अच्छा, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हम मुगलों के गुलाम थे, तो समाज में जो विषमता आ गई है, जो गैर बराबरी समाज में आ गई है, तो उसमें हम कहां दोषी हैं? हम एक सवाल पूछ रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता से, बहुत विद्वान है, मैं उम्मीद है कि वो जवाब दे करके जाएंगे। ठीक है। जब अंग्रेज नहीं थे और मुगल नहीं थे, जब सुन लीजिए, जब अंग्रेज नहीं थे इस देश में, मुगल नहीं थे, तो वो कौन लोग हैं जो पिछड़े और दलितों के आगे घड़ा बांधते थे और पीछे झाड़ू बांधते थे? वो आपके पुरखे थे ना। उन पुरखों का क्या इलाज किया जाए? कौन दोषी है? इसका जवाब दे के जाइएगा। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। मैं बताना चाहता हूं, सुनील जी जो बैठे हुए हैं यहां पे मैं कोट करना चाहता हूं, इस प्रकार का जो इतिहास लिखा गया अंग्रेजों के कालखंड में लिखा गया, जब अंग्रेज नहीं थे, मुगल नहीं थे। तो मैं कोट कर रहा हूं, बाबा साहब अंबेडकर की किताब है हु वर शूद्रास। अब पूरी बात सुन लीजिए भाई, बाबा साहब अंबेडकर की किताब है हु वर शूद्रास, उसका चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 में देखिएगा, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्रास। अब आइए, बाबा साहब की एक दूसरी किताब है द अनटचेबल्स, उसमें संभवतः पेज नंबर 100 के आसपास उन्होंने लिखा है देयर वाज नो अनटचेबिलिटी ड्यूरिंग मनूज एरा। फिर जरा गौर से सुनिएगा, देयर वाज नो अनटचेबिलिटी ड्यूरिंग मनूज एरा, इट स्टार्टेड आफ्टर 8th सेंचुरी। 8th सेंचुरी के बाद, और 8th सेंचुरी में क्या हुआ था? 8th सेंचुरी में याद है आपको? और सुनील जी, मैं आपसे विनम्रता से कहूंगा, आपने पीछे भगवान कृष्ण की फोटो लगा रखी है, आप लोग भगवान कृष्ण के वंशज हैं। भगवान कृष्ण द्वारकाधीश थे,
ये तो मुगलों उंगलों के आने से बहुत पहले की बात है ना। समृद्धि के शिखर पर थे, पर कहा क्या जाता है कि भगवान कृष्ण जो कि द्वारिकाधीश थे, जो समृद्धि के शिखर पर बैठे थे, उनके वंशजों के साथ हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन किसने कर दिया? किसने कर दिया? वो सुदामा वालों ने, जो फटी धोती पहन के भीख मांगने गए थे। गजब का नैरेटिव है ना सर, गजब का नैरेटिव है ना। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं सर, आप लोग जो कहना चाहते हैं सबको पता है, 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है, एक एक टुकड़ा करके फिर उस कट्टरपंथी टुकड़े से जोड़कर सत्ता का एक टुकड़ा लेना है। मगर इतिहास याद रखता है, जब जयचंद ने पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गोरी का साथ दिया था, उसके बाद मोहम्मद गोरी ने जयचंद को भी नहीं बख्शा था। जब जोगेंद्र नाथ मंडल ने सोचा था कि वो मुस्लिमों का साथ लेकर पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर बन भी गए थे, पाकिस्तान बनने के बाद जोगेंद्र नाथ मंडल शेड्यूल कास्ट जाति से थे, उनकी जात के लोगों के साथ जो कुछ हुआ, वो आंखों में आंसू भर के आए। और सुनील जी, मैं एक लाइन और कह दूं, बख्शा किसी को नहीं जाता है। 2007 का आजमगढ़ का दंगा याद है? क्या हुआ था यादव समाज के साथ? भागलपुर 1989 क्या हुआ था यादव समाज के साथ? 1966 गोरक्षा आंदोलन के समय यादव समाज के साथ क्या हुआ था? इसलिए कोई मुगालता मत रखिए, वहां एजेंडा एकदम क्लियर है। जब कुछ होता है तो कोई नहीं बचता है। मैं अंत में पूछना चाहता हूं, आज से 80 साल पहले आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी तो 80% थे SC ST OBC, कहां गए सब? पूछना चाहता हूं, कहां चले गए? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? सुनील यादव, इसी ढंग के नेताओं की राजनीति के बलि चढ़ गए। सुनील यादव 40 सेकेंड, देन संगीत रागी, प्रोफेसर रागी। देखिए, मैं उम्मीद कर रहा था कि बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता कम से कम उस बात का जवाब देंगे कि लोग घड़ा बांध करके और पीछे झाड़ू बांध करके चलते थे तो किनके पुरखों की गलती थी। खैर छोड़िए, आप जहां तक आपने सवाल सिर्फ जाति का किया है, भगवान श्री कृष्ण का किया है या यादवों का किया है, तो स्वाभाविक है जो भगवान श्री कृष्ण का वंशज है वो सबसे लड़ लेता है और सभी कमजोरों के लिए लड़ लेता है। तो हम लोग अकेले लड़ रहे हैं। आप लोग जिन पिछड़े, दलित, आदिवासियों का हक, हकूक, आरक्षण छीन रहे हैं या उनको अपमानित कर रहे हैं या उनको सामाजिक रूप से पीछे कर रहे हैं, आर्थिक रूप से पीछे कर रहे हैं, तो हम लोग लड़ रहे हैं। और पर आप कांग्रेस सरकार ने जो आरक्षण किया है मुस्लिम ठेकेदारों के लिए, उस पर आप क्या कहना चाहते हो? मैं एक लाइन में अमीश भाई, आपके कार्यक्रम में मैंने कह दिया कि इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं लागू हो सकता है। तो विरोध किया सदन के अंदर, आज आपके पास मौका था। के संविधान में संशोधन होगा। जाति जनगणना के बाद तो होगा ना संशोधन। ओके, नहीं विरोध, ओके 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 प्रोफेसर आगी, प्रोफेसर आगी, प्रोफेसर आगी, ये अगर गरीब कब्जा करके बैठेंगे, जी अगर गरीब मुसलमानों को कुछ मिल भी जाता है तो किसी का क्या जाता है? अब सरकारी ठेकों में अगर मुसलमानों को 4% आरक्षण मिलता है, वो तो बराबरी की बात है। हमेश देखिए, पहला तो यह है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मुसलमानों के वोट बैंक का वो ठेकेदार बने और लालू का बिहार में नस दबाए और मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव का नस जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में दबाए। ये तो उसका राजनीतिक पहलू हुआ। लेकिन दूसरा पहलू ये भी जानिए कि आज़ादी के पश्चात से जिन मुसलमानों ने इस देश पर बंटवारा थोपा और अस्मिता और अपनी पहचान के नाम पर बंटवारा थोपा, उन्हीं मुसलमानों के और उन्हीं ताकतों को कांग्रेस पार्टी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से उन्हीं को खाद पानी देता आया। और ये आज की बात नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट पढ़िएगा तो उसमें पता लगेगा कि बेचारे मुसलमान, ये पंडित नेहरू की उक्ति है, ये कहीं और से नहीं हम बोल रहे हैं। सरदार पटेल को बाद में कहना पड़ा था उत्तर प्रदेश की एक सभा में कि भाई ये कहाँ से का एक मुसलमान राष्ट्रभक्त हो गए, ये जाते क्यों नहीं है, पाकिस्तान क्यों नहीं भाग रहे? कल तक तो ये मुस्लिम लीग जिन्ना के साथ खड़े थे। अब दूसरा देखिए, इफ्तार की पार्टी थी, उसमें श्रीमती सोनिया गांधी थी और इफ्तार की पार्टी दिया कौन था? मुस्लिम लीग ने दिया था। तो जो पहले मुस्लिम लीग थी, इंडियन मुस्लिम लीग देने से, खाल ओढ़ लेने से, नाम बदल देने से कोई अंतर नहीं पड़ता है।
खाल बदलवाने की बहुत बार की कोशिश की गई है। सारे पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर में, तब उसको सेकुलर बनाने की कोशिश की गई थी नेशनल कॉन्फ्रेंस से, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का चरित्र वही था, इस्लामिक चरित्र ही रहा। इसलिए यह ध्यान रखिएगा, इस देश को पेट्रोल, देश में पेट्रोल छिड़कने का काम, जॉर्ज सोरेस के एजेंडे को इस देश में लागू करने का काम फेल कर गया था। लेकिन राहुल गांधी फिर से, उनकी पार्टी फिर से तेल जी छिड़कने विवेक का काम विवेक कर विवेक रही है। विवेक अब आप विवेक इसकी रिस्पॉन्ड। प्रतिक्रिया देखिए। जी विवेक कल विवेक जाकर अब आप के, कल संजीत जाकर रागी के भाई, अब आप सुन कर्नाटक का लीजिए। सारा हिंदू जी, सड़क जी, पर आ जाए और जी, कांग्रेस जी, पार्टी को खदेड़ना शुरू कर दे, जी। तब आप स्थिति क्या होगी आप जरा सोच लीजिएगा कि इस देश में नहीं, जिन नहीं, अब ये मुसलमानों ने देश का इस्लामोफोबिया बंद विभाजन करें, किया, थोड़ा facts पे हमें बात उन्हें करें। रिजर्वेशन सुनिए, देना स्वीकार ओके, नहीं है, विवेक, कतई make your point। स्वीकार नहीं है। अरे सुन लीजिए, देश सुन उनको मिल लीजिए, चुका है भाई। अब आप सुन लीजिए। 23% विवेक, 30 संजीत सेकंड, रागी make जी, your point। पहला फैक्ट जमीन ये दी है गई कि है। मुस्लिम लीग फिर भी इस बचे हुए सुनिए, भारत में उनको न्यूज एक 18 तरह से पे, अलग न्यूज विशेषाधिकार 18 पे प्राप्त हो। मेरे ये साथ देश जब नहीं तारिक स्वीकार फतेह साहब करेगा। थे, आप सुनिए ना सर, अरे आप सुन तो लीजिए सर, इसी चैनल के ऊपर तारिक फतेह के साथ अरे डिबेट भाई, के अंदर आप हमने कह फैक्ट रहे हैं, प्रेजेंट सबसे करे ज्यादा थे कि जब सच्चर मुस्लिम कमेटी लीग की में रिपोर्ट, इलेक्शन हुआ था, सच्चर कमेटी की पार्टीशन रिपोर्ट को में लेकर सबसे के, ज्यादा पश्चिम तो बंगाल उत्तर पर प्रदेश ज्यादा और बिहार फेंकी के गई कुछ थी। मुसलमानों को छोड़ सबसे करके ज्यादा मुसलमानों पंजाब की जैसे बहुत दुर्दशा सारे तो सूबों पश्चिम ने बंगाल में थी, जहां आप ज्वाइंट 35 साल आपने हिंदुस्तान के लिए राज वोट किया। किया था। तो आप फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं, आप फैक्चुअली ओह। इनकरेक्ट हैं। पहले तो सारे मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को अरे समर्थन बाप नहीं दिया रे, था। ये उसके जो हमको इलेक्शंस की वामपंथी proceedings है, गिरोहों से उसको इतिहास पढ़िए, नहीं सीखना किस है। क्षेत्र के मुसलमान ने ये कहां वोट दिया था, वामपंथी उसको गिरोहों study से करिए। इतिहास एक नहीं एक सीखना करके है। एक एक करके एक एक करके एक एक करके नहीं, बड़ी खबर आ रही है राणा सांगा के मुद्दे पर। राणा सांगा के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सांसद के एक बयान के बाद खूब हंगामा मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला है। राणा सांगा के मुद्दे पर, राणा सांगा मामले पर अखिलेश यादव पर हमला किया गया है सीधे तौर पर, और कहा गया है कि अखिलेश जी रामलाल जी सुमन का समर्थन क्यों कर रहे हैं। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा का अपमान किया है। और इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी इतिहास को सही से प्रस्तुत नहीं करती है। यह सीधे तौर पर कहा है। राणा सांगा के विषय के ऊपर एक बड़ा रिएक्शन है। सुधांशु त्रिवेदी, रामजी लाल सुमन का जो बयान है अपने आप में वो बहुत बड़ा है, लेकिन अब अखिलेश जी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली समर्थन में है। मैं देखिए दोनों बातों का जवाब देता हूं बहुत फैक्चुअली। अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और सुनील जी बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी के बहुत पढ़े लिखे और सभ्य प्रवक्ताओं में से एक है। मगर इतिहास में कैसा झूठ बोला जाता मैं बताना चाहता हूं। राणा सांगा ने बाबर को बुलाया, इसका कोई प्राइमरी सोर्स अवेलेबल नहीं है। राणा सांगा 3 बार हरा चुके थे इब्राहिम लोदी को, उन्हें क्या जरूरत थी बाहर से किसी को बुलाने की। वो मालवा और गुजरात के सुल्तानों की कंबाइंड फौज को हरा चुके थे। अब आपको बताता हूं, बाबरनामा जो बाबर का खुद का मेमोयर है, उसके अनुसार इब्राहिम लोदी के गवर्नर दौलत खां लोदी ने बुलाया। यह इतिहास में एक ट्रेंड है लेफ्टिस्टों का, विलिफिकेशन ऑफ द विक्टिम, यानी पीड़ित को ही दोषी सिद्ध कर दो। यह उसका षड्यंत्र है। और मैं पूछना चाहता हूं, चाहे रामजी लाल सुमन जी हो या अखिलेश यादव जी, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, मगर गाजी की उपाधि तो नहीं ली। 1527 में खानवा की लड़ाई में राणा सांगा के बाद जब हजारों हिंदुओं को मरवा दिया, तब गाजी की उपाधि ली भाई। इसमें कोई फर्क किंतु परंतु नहीं है। और अगर इनकी बात जो झूठ है, अगर ये अपनी बात को भी सच मानते तो बाद में क्या हर्ष होता है देख लो। मैं एक पंक्ति राणा सांगा के लिए कहना चाहूंगा, अरे ये कुछ भी बोले, तरुके पत्ते पत्ते पर अंकित राणा की अमर कहानी है, मिटी नहीं पर्वत पथ से चेतक की चरण निशानी है। सांगा के 80 घाव लगे, मरहम पट्टी थी आंखों पर, फिर भी उसकी 80 बिजली सी, 80 मतलब तलवार, फिर भी उसकी 80 बिजली सी, फिर गई छपा छप लाखों पर। अब भी करुणा की करुण कथा हम सबको याद जबानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, ये सिंहासन अभिमानी है। और अमीश जी, लाइटर नोट पे मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी को माफी मांग लेनी चाहिए। आप औरंगजेब का गुणगान कर चुके, बाबर के लिए आप पहले लड़ चुके, और अब आप जो ये करने का प्रयास कर रहे हैं बहुत साफ हो गया, इनका ठेका साफ है, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। और लाइटर नोट में मैं कहूं, समाजवादी पार्टी को जानते क्या कहना चाहिए? एक लाइन जो पुराना गीत था आपको याद है ना, उन्हें कहना चाहिए, मेरी सारी बुद्धि और समझदारी मैकाले और मार्क्स के कदमों में जाके सो गई,
मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। इन्हें यह कह देना चाहिए, क्योंकि जिनके दिमाग में मैकाले और मार्क्स का मल भरा हुआ है, सुनील यादव, उनको ही ये झूठे इतिहास दिखाई पड़ते हैं। औरंगजेब का अन्यथा मैं गुणगान कहता हूं प्राइमरी सोर्स दिखाई और राणा सांगा के लिए ये शब्द, और फिर आप बोलते हैं हमारा एजेंडा तो विकास है, हमारा एजेंडा तो नौकरी है। देखिए सुनील यादव, कैसे विश्वास करेगी देश की जनता, प्रदेश की जनता? नहीं अमीश भाई, जब देश की जनता इतिहास पढ़ेगी, और जिस औरंगजेब की आप बात कर रहे हैं, हम लोगों ने कई बार कहा कि औरंगजेब हो या बाबर हो, इस देश का नायक नहीं हो सकता है। एक दूसरी बात, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इतिहास पढ़ना चाहिए। जब औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज जी को लेकर के इस देश में डिबेट चल रही थी, तो हमारे नेता ने एक बात कही, एक सवाल खड़ा किया, और उस सवाल का जवाब आपके पैनल में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक या आरएसएस का समर्थक हो, वो दे करके जाए देश के सामने, कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज तिलक हुआ, तो वो कौन सी व्यवस्था थी और वो कौन सी सोच थी जिसने नहीं, मुझे ये बताइए, नहीं, आप इधर उधर की बात करें, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं बात करने का। राणा सांगा को गद्दार क्यों कहा गया? समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन जी ने, रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार क्यों कहा? शिवाजी महाराज जी के, भाई हम कह रहे हैं एक एक बात कर लो ना, क्यों कहा? नहीं रहे राणा सांगा अगर इस देश के लिए लड़े तो हम उससे भाग नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, तो रामजीलाल सुमन ने क्यों कहा राणा सांगा के लिए? सुन लीजिए, एक इंडिया अलायंस की पार्टी मुसलमानों को ठेकेदारी में आरक्षण देगी, उसके बाद डिप्टी सीएम बोलेगा हम संविधान को बदल देंगे। एक पार्टी इंडिया अलायंस की औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पड़ेगी, उनका बड़ा नेता, और अब राणा सांगा को आप गद्दार बोलेंगे और फिर बोलेंगे हमारा नैरेटिव तो ये। अरे सुन लीजिए, मैं तो सुन ही रहा हूं आप बीजेपी के एजेंडे पर मत। मैं बीजेपी का एजेंडा नहीं हूं। राणा सांगा गद्दार है, ये भी राणा सांगा गद्दार नहीं है, ये बीजेपी का एजेंडा है क्या? ये देश का एजेंडा होना चाहिए। राणा सांगा इस देश का वीर सपूत है। अच्छा, ये देश का एजेंडा है। समस्या यही हो गई कि राणा सांगा को गद्दार कहने पर आपको लगता है कि अगर कोई सवाल पूछता तो वो बीजेपी का एजेंडा है। बीजेपी को छोड़िए, आरएसएस को, हम आपसे पूछ रहे हैं अमीश भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज तिलक पे वो कौन व्यक्ति था जिसने पैर के अंगूठे से तिलक किया? उसका सर कलम होना चाहिए था कि नहीं? राणा सांगा गद्दार था? अगर शिवाजी महाराज जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, राम जी आप बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे। उसका सर कलम कर देता। देखिए सुनील यादव, आप बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे कि रामजीलाल सुमन ने गलत बोला रामजीलाल सुमन ने। देखिए, इस देश के वीर सपूतों के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। बोला रामजीलाल सुमन ने, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने बोला। तिलक अगर पैर के अंगूठे से हो, मैं पूछ रहा हूं गद्दार किसने बोला? गद्दार क्यों बोला राणा सांगा को? मैं कह रहा हूं कि शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी, देखिए एक तो सुनील यादव, आपको मेरा प्रश्न सुनाई नहीं दे रहा या आप सुनना नहीं चाह रहे? नहीं, हम सुन रहे हैं। हम जो सवाल कर रहे हैं वो आप नहीं सुन रहे हैं। इस देश की आन बान शान छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक पैर के अंगूठे से कर दे। देखिए ये आपका नैरेटिव है जो आपके नेता ने बोला। मैं वो प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। ओके सुधांशु त्रिवेदी थे, नादिर खान। ओके, राणा सांगा के ऊपर सुधांशु त्रिवेदी। आप बचाने लगे भारतीय जनता पार्टी को। मैं किसी को नहीं बचा रहा, मैं राणा सांगा की बात कर रहा हूं। ओके सुधांशु त्रिवेदी। अरे मैं पूरा देश जान रहा है आप किसको समाजवादी बचा रहे हैं, पार्टी किस के नेता सोच को बचा रहे हैं, किस विचारधारा को बचा रहे हैं। अरे मेरे भाई सुनिए सुनील जी, अब मैं बता रहा हूं जो विचारधारा है। राणा सांगा का कोई प्राइमरी सोर्स नहीं कोट कर पाए। आप जो बात बोल रहे हैं इसका प्राइमरी सोर्स कोट करिए। प्राइमरी सोर्स समझते हैं कि नहीं? ये मनगढ़ंत कहानियां नहीं जो जाके, अरे मेरे भाई सुनो, मेरे भाई अब फिर बीच में बोलने लगे किताबें नहीं प्राइमरी सोर्स, जैसे मसीरी आलमगीरी प्राइमरी सोर्स है। सुधांशु त्रिवेदी ऑन स्क्रीन। आपने टर्म पे बोलिए भाई, आए बाएं मत बोलिए साहब। मैं जो कह रहा हूं प्राइमरी सोर्स जानते क्या होता? सुनील जी आप पढ़े लिखे। मसीरे आलमगीरी में फरमान है, जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर, गजट नोटिफिकेशन, ये होता प्राइमरी सोर्स।
फतेह लामा चित्तौड़ अकबर ने 1576 में जीतने के बाद कहा मैंने 30,000 लोगों का सर कलम करके उनके खोपड़ी पे खड़े हो गाजी को उपाधि दी। ये प्राइमरी सोर्स है। किसमें लिखा? आईने अकबरी। मैंने जो कोट किया वो बाबरनामा, आईने अकबरी। ये आए बाएं साएं वामपंथी इतिहासकारों के नहीं। और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए औरंगजेब ने क्या क्या नहीं बोला था, और उसके बाद उनका सर धर्म से अलग करने की क्या क्या कोशिशें नहीं की थी, और उसको आपके नेता रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं। और सुनिए, अभी ये बहुत बोल रहे थे हमारे सुनील जी, तो मैं एक प्राइमरी सोर्स कोट करता हूं। ये बहुत कह रहे थे ना कि SC ST OBC को, अब मैं कोट कर रहा हूं 31 मई 1995 बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष उस समय मान्यवर काशीराम जी का गवर्नर को लिखा गया लेटर। बस 2 लाइन कोट कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी की पोल खुल जाएगी। ड्यू टू द कंटिन्यूअस एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड द वीकर सेक्शंस इन उत्तर प्रदेश एंड कीपिंग इन व्यू द फैक्ट that the total breakdown of law and order and no relief is being given to the weaker section, no justice is being done to the scheduled caste, and the malpractices of rigging and others at the panchayat level, the level of atrocities which are being done to the scheduled caste, we are withdrawing support from Mulayam Singh Yadav government. ये देखिए बहुजन समाज पार्टी में ऑफिशियली लिखा लेटर। क्या भाषण देते मेरे भाई, आज बात करने लगे बाबा साहब अंबेडकर के लिए आपके नेताओं ने क्या क्या अनाप शनाप नहीं बोला है वो भी बोलूं। 6 सितंबर 2016 को बाबा साहब अंबेडकर की तुलना आजम खान ने माफिया से कर दी, लैंड माफिया के साथ। कोई जाके चेक कर सकता उस समय के अखबारों में। शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन खत्म किसने किया? मुलायम सिंह की गवर्नमेंट ने यूपी में रिजर्वेशन ओके, आदिल और बैकडेट से किया। हजारों शेड्यूल कास्ट वेट कर रहे हैं काफी देर से, डाउनग्रेड कर दिए गए। भाई साहब हकीकत का सामना आदिल हसन, ये नैरेटिव क्या है? एक तरफ प्राइमरी सोर्स आप नहीं कोट कर पाते। जी सुधांशु जी, प्राइमरी सोर्सेस कोट किए इतिहास से लेकर वर्तमान। ओके आदिल हसन, एक पहला पॉइंट आदिल हसन कि पहले औरंगजेब की तारीफ की गई, फिर मुसलमानों के आरक्षण की वकालत की गई, कर्नाटक में दे दिया गया। क्या आपको लगता है कि सियासत में इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं या फिर एजेंडा बनाना चाहते हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुसलमानों को एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन दिया। फडणवीस जो अभी मुख्यमंत्री है, जब लीडर ऑपोजिशन थे, उन्होंने बोला कि एकदम देना चाहिए, हम सरकार में आएंगे देंगे। जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे बिहार में, तब उन्होंने मुसलमानों को, दलितों को कॉन्ट्रैक्ट में देने में रिजर्वेशन की बात की थी और उसको इंप्लीमेंट करना चाहा था। अभी जो इनके चहेते हैं डार्लिंग नीतीश कुमार, वो उस जैसे आए थे 32 कैबिनेट का डिसीजन को बदल दिए थे। उसके बाद पूछिए राष्ट्रगान पे, और मुसलमानों के इतना देश के प्रति समर्पण का बात करते हैं भाजपा जो करती है। परसों नीतीश कुमार राष्ट्रगान के वक्त क्या कर रहे थे? सुधांशु त्रिवेदी जी से बोलिए कि कोई केस होगा क्या? क्योंकि नीतीश कुमार की बैसाखी पे मोदी की सरकार है तो नीतीश कुमार तो माफ हो जाएंगे। और अभी जो राणा सांगा कर रहे थे, इनका पंजान जो आरएसएस का जो मुखपत्र है उसमें लिखा है, हकीकत यह है राणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को कमजोर करने के लिए बाबर से संपर्क किया था। सुधांशु त्रिवेदी जी को बोलिए अभी का जो पंजान है, संगीत रागी जवाब देंगे, संगीत रागी जवाब देंगे। प्रोफेसर रागी अमित भाई बोलने दीजिए, अमित भाई बोलने दीजिए, अमित भाई बोलने दीजिए। जो आरएसएस के पास ना एफसीआरए है, करोड़ों की अरबों की संपत्ति पूरे दुनिया से चंदा करके वसूला है, ना होम मिनिस्टर के पास डाटा है, ना मिनिस्ट्री के पास डाटा है, ना फाइनेंस मिनिस्ट्री लेकिन आपके पास आ गया है कि कहां से करोड़ों अरबों का चंदा आ रहा है। वो आरएसएस बात करेगी। जो मुस्लिम लीग के साथ जो सरकार बनाया हिंदू महासभा, वो ठीक है। ओके प्रोफेसर रागी, अरे आरएसएस पे आपका गुस्सा जायज है, आपका गुस्सा ही रहेगा आरएसएस के साथ। ओके, ये आरएसएस से बहुत तंग है, आरएसएस से बहुत गुस्सा है। आदिल भाई जो जिन्ना के मैदान पे फातिया पढ़, अच्छा ठीक है, शांति रखिए भैया। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, ओके, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राष्ट्रीय दलाली किए थे बंगारुल लक्ष्मण, वो भाजपा बताएगी मुसलमानों के बारे में। आमिश जी देखिए, मैं साफ दिख रहा है मुझे इस देश में लड़ाई बहुत साफ। एक तरफ इंडिया गठबंधन है जो इस्लामिस्ट फोर्सेस के साथ खड़ी है, वो ये लोग हैं जो जॉर्ज सोरेस के एजेंडे के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। आने वाले दिनों में ये लड़ाई और तेज होगी। के साथ खड़ी है पाकिस्तान और मैं साफ मुझे दिख रहा है
चाहे वो जो जिन्ना संबल के हो, मजार पर जाती है, जो हिंदू बंगारू रत्न समाज राष्ट्रीय दलाली संबल करते को हैं, छोड़ेगा, वो भाजपा, और न वो काशी मणिपुर को में जो छोड़ेगा, छोड़ दिया हो, न जो अन्य जगहों यूक्रेन को की बात छोड़ेगा। करें, मणिपुर पे और देखिएगा, हो गया हो जो वक्फ प्रधानमंत्री, बोर्ड के मामले पर ये सारे इंडी गठबंधन जो है इस्लामिक फोर्सेस के साथ खड़े होंगे। अरे इंडिया बोलिए, आपको इंडिया, ध्यान में इंडिया बोलने हमें में मत शर्म आता भूलना है क्या? चाहिए। एक मिनट आदिल, आपके बीच में नहीं बोले थे ना प्रोफेसर राजीव। नहीं, हम, क्योंकि वो इंडिया नहीं है। देखिए, कल मुस्लिम लीग की स्टार पार्टी में सारे गिरोह के लोग शामिल थे। मुस्लिम लीग उस की सारे गिरोह के लोग कल आने वाले दिनों में ये सब इन्हीं पार्टियों के साथ खड़े होंगे। ये संभल का चाहे मुद्दा हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो, सारे मुद्दों पर ये उनके साथ खड़े होंगे। और आने वाले दिनों में ये लड़ाई तेज होगी और इस देश आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूं, देश एक निर्णायक मोड़ पर जरूर पहुंचेगा जिसमें इनको हार भुगतनी पड़ेगी। ये इनका उतावलापन है जो राणा सांगा जैसे देशभक्त को आज इस प्रकार से गालियों से नवाज रहे हैं, और औरंगजेब जैसा बर्बर, मलेच्छ और विधर्मी को ये महिमा मंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग कहते थे बार बार कि हमारा मुगलों से कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए वो सड़कों पर आकर के नागपुर में दंगा करते हैं, वो संभल में आकर के दंगा करते हैं। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके, टक्कर में एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार एक बड़ी खबर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का ये महत्वपूर्ण एडिशन। बड़ी खबर है, अनुराग ठाकुर बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है अब से कुछ देर पहले ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर। मेवाड़ शिरोमणि राणा सांगा का अपमान करने वाले सुन लो, आज अगर राणा जी रहे होते तो तुम जैसे कहीं कोने में टोपियां सी रहे होते। सीधे तौर पर यह लिखा है अनुराग ठाकुर ने अपने एक्स सोशल अकाउंट पर। मैं सीधा रुख करता हूं विवेक श्रीवास्तव का। विवेक श्रीवास्तव, राणा सांगा के लिए किस तरह के शब्द नवाजे जा रहे हैं, एक पैटर्न है। फिर आप कहते हैं कि बीजेपी विकास की बात नहीं करती, विपक्ष कौन तो विकास की बात कर रहा है। औरंगजेब की तारीफ, राणा सांगा को गद्दार, आपको मुस्लिम आरक्षण। नहीं, गद्दार क्या होता है भाई? एक हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं। हिस्टोरिकल एविडेंसेस में राणा सांगा के ऊपर डाइवर्स व्यूज है। कर्नल जेम्स टॉड की किताब पढ़ेंगे, वो कुछ अलग लिखता है। राजपूतों के क्रॉनिकल्स पढ़ेंगे, कुछ अलग लिखता है। तो इसके अंदर हम इतना भावुक क्यों हो रहे हैं? क्या ये सच्चाई नहीं है कि भाई इब्राहिम लोदी का जो सबसे छोटा भाई था महमूद लोदी, वो लास्ट में राणा सांगा के साथ मिला, फिर हारे जब राणा सांगा तो महमूद लोदी बाबर से लड़ा, तो मुसलमान से लड़ा। तो ये कहना कि साहब जो बाबर है वो एक एंटी हिंदू बनकर के यहाँ पे एक हिंदू सिविलाइजेशन को खत्म करने के, ये नैरेटिव गलत है। इट इज नेवर अबाउट रिलीजन, इट इज अबाउट पावर, इट इज अबाउट रूल, इट इज अबाउट हु इज गोइंग टू बी द रूलर। इसको जो बार बार सुधांशु त्रिवेदी, नहीं, बिल्कुल इसके अंदर इमोशनल होने की भी जरूरत है और इसके अंदर इस नैरेटिव को धराशायी करने की भी जरूरत है। राणा सांगा कौन था बताने की आवश्यकता नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, ये पैटर्न क्या है? मैं आपसे ये इतिहास नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं पैटर्न क्या है। औरंगजेब, मुस्लिम आरक्षण और राणा सांगा को गद्दार कहना, व्हाट इज दिस पैटर्न? सुधांशु त्रिवेदी, पहले मैं इनकी बात को फैक्ट चेक कर दूं। जो कुछ विवेक जी बोल रहे हैं, मैंने फिर बोला फैक्चुअली रॉन्ग है। राणा सांगा ने खानवा की लड़ाई से, पानीपत की लड़ाई से चंद साल पहले, कोई जाके चेक कर ले, बैटल ऑफ खतौली, उन्होंने इब्राहिम लोदी को बंदी बना लिया था। क्या हुआ था ये बताइए। उसके बाद हर्जाना देके इब्राहिम लोदी को छूटा। क्या बात करने लगते हैं यार, कुछ भी अपना मनगढ़ंत इतिहास। किसको कोट किया? विदेशियों को कोट किया। सोर्स बताइए अब सुनिए, सोर्स मैंने कहा बाबरनामा सोर्स है, आपने तो सोर्स अंग्रेज को कोट किया ना, यही इसीलिए वीएस नायपॉल ने कहा है इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। सुनिए, वही तो मैं कह रहा हूं। और सुनिए, जिस कर्नल जेम्स टॉड की आपने बात कही उसने ये लिखा है भारत के हिंदू राजा। अब पूरी बात सुनिए, आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था, शांति से अपनी बात सुनिए अपने टर्न पे। कर्नल जेम्स टॉड ने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में यह भी लिखा है कि भारत के हिंदू राजा जो लड़ते थे वो इतनी हाई मॉरल वैल्यूज के साथ लड़ते थे कि लगता था जैसे वो शक्ति प्रदर्शन का टूर्नामेंट हो। वो मारने वाले का किंगडम तबाह नहीं करते थे, उसका सरतन से जुदा नहीं करते थे। फिर वो भी तो बोलो मेरे भाई, हर जगह से चुन चुनकर भारत के खिलाफ बोलना। मगर आज का पैटर्न क्या है मैं बताना चाहता हूं अमीश जी। आज पैटर्न यह है कि रहमतुल्लाह अलैह है और राणा सांगा गद्दार है।
सोचिए, अबू आजमी ने रिग्रेट करने वाले अपने ट्वीट में रहमतुल्लाह अलैह लिखा है औरंगजेब को। वहां पे नारे लगे बादशाह आलमगीर औरंगजेब जिंदाबाद बोलने वाले लोग, वो लोग आकर शिवाजी संभाजी के बारे में कहते हैं कि ये तो ऐसी ही फालतू की मूवी है, फलाना है, ढिमाका है। अब बढ़ते बढ़ते राणा सांगा तक पहुंच गए। राणा सांगा भारत के इतिहास के उन अप्रतिम योद्धाओं में से एक हैं जिन्होंने 80 घाव थे। नेल्सन, जिसे अंग्रेजों में कहते हैं ना, इंग्लैंड की हिस्ट्री में नेल्सन ये था कि एक हाथ कटा था, एक पैर कटा था और एक आंख। राणा सांगा उस वीरता के साथ लड़ते थे, मगर भारत की वीरता के हर प्रभाव को कुंद करके गुलामी की मानसिकता को भरना है। और ये वही जॉर्ज सोरस का, ये वही एजेंडा है जो हेनरी लूसी फाउंडेशन। सुनील यादव, बिल्कुल आदिल, आप शांत रहिए। सुनील यादव, ये गुलामी की मानसिकता को तमगे की तरह आप लोग क्यों लगाना चाहते हैं? पहले औरंगजेब की तारीफ करते हैं अबू आजमी, आपके वरिष्ठ नेताओं में से एक, और अब आपके सांसद राणा सांगा को गद्दार कहते हैं। बचा क्या है बचाने को? देखिए अमीश भाई, मुझे लगता है अगर मुझे 1 मिनट भी आप बोलने देंगे तो हम सब बातें अपनी रख लेंगे। राणा सांगा गद्दार थे। मातृभूमि के लिए इस मातृभूमि के लिए जो एक क्षण भी लड़ा है वो हमारा हीरो है। एक दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बहुत इतिहास की जानकारी है। हम केवल एक बात पूछना चाहते हैं, सिंधिया परिवार का क्या इतिहास है जिनको आपने मुख्यमंत्री बनाया और फिर बाद में पहले तो राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाया, फिर मध्य प्रदेश में भी ले लिया। क्या सिंधिया परिवार के लोगों ने सिंधिया परिवार को गाली दीजिए, राणा सांगा को गद्दार करिए, चलिए आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, लेकिन एक आज का शुभ विचार, आज का विचार मैं दे देता हूं। दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। यह मेरा निवेदन है कई लोगों से। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।